तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 46। इससे पहले मैंने आपको आर्टिकल नंबर 45 तक पढ़ा दिया हुआ है। आज हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल 46 तो इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 46 में कहा गया है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए विशेष प्रावधान मतलब यहाँ पर SC ST के लिए स्पेशल छूट दी गई, स्पेशल प्रावधान किए गए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आज से अगर हजारों साल पहले हम चलें पीछे तो यहाँ पर इस समय तक ब्राह्मणों की शिक्षा पर मोनोपोली थी। डिफेंस पर देखा जाए तो क्षत्रियों की मोनोपोली थी, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों की मोनोपोली थी। लेकिन SC ST इन लोगों को कुछ खास दिया नहीं गया, तो ये लोग बहुत पीछे हो गए। भाई जो आदमी पहले से बहुत पढ़ा लिखा है, हजारों साल बाद उसका बेनिफिट मिलने वाला है। जो बहुत पहले से मेहनत कर रहा है, उस मेहनत का परिणाम बहुत लंबे समय तक मिलेगा। तो समझिए SC ST उस समय तक उतना इनको सुविधा नहीं दी गई, ना उतना पढ़ लिख पाए, तो क्या इनको आगे चलकर कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया कि SC ST के लिए स्पेशल छूट दे दिया जाए, क्योंकि इनके लिए वो सुविधाएँ नहीं थी उस समय तक। तो अब स्पेशल छूट दी गई जिसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 46 में। SC ST के लिए विशेष प्रावधान, समझ आएंगे नहीं आप लोग? आर्टिकल नंबर 46 SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC का मतलब इसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट और ST का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब्स। तो एक बाकी और भी आता है OBC। OBC का फुल फॉर्म जानते होंगे आप लोग, जानते हैं? ओके, कोई बात नहीं। OBC का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास। कभी कभी नॉर्मल एग्जाम पे यही सब पूछ लिया जाता है कि OBC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस। ST का आप जान रहे हैं शेड्यूल कास्ट, ST का शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब जो जनजाति या जाति और जनजाति के लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं SC या ST। तो इनके लिए विशेष प्रावधान। अब विशेष प्रावधान क्यों दिया जाता है? ताकि ये लोग भी आगे बढ़ सकें। जैसे आप अपने समाज में देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही संपन्न होते होंगे, शिक्षा के मामले में देखा जाए, धन संपदा के मामले में देखा जाए, हर प्रकार से वे संपन्न है। लेकिन कुछ अगर आप अपने गांव में SC या ST को देखें, बहुत मतलब कम ही लोग मिलेंगे जो SC ST में हो और बहुत ज़्यादा संपन्न हो। तो इनको स्पेशल छूट दी गई है कि आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। इसी को कहा जाता है विशेष प्रावधान, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आप गांव में देखें तो जो SC या ST लोग होते हैं अधिकांश ये पढ़ना लिखना नहीं चाहते। सही बात है। अगर कह भी दो कि नहीं पढ़ लिख लो, तुम्हें स्पेशल सुविधा दी जाएगी, तो कहेंगे अपनी मास्टरी अपने घर झाड़ना, ये भी बात हो जाती है। तो इनको प्रेम से समझाना चाहिए कि इनके लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था है। जैसे आप देखते होंगे अगर कोई मेरिट लिस्ट बनती है SC या ST है तो उनकी मेरिट लिस्ट कम तक ही जाती है। क्यों? क्योंकि इनको स्पेशल सुविधा न दी गई है ताकि ये लोग पढ़ना चाहें, पढ़ें। नहीं तो अगर सब बराबर ही हो जाएंगे तो कौन सी स्पेशलिटी इनको दी जाएगी? तो यही बात बोली गई आर्टिकल नंबर 46। और पुराने समय में अगर चलें तो पुराने समय में SC ST के लिए ऐसा कानून बनाया गया था, जैसे अगर कोई SC या ST कैटेगरी का है तो चलते समय अपने ऐसे गले में वो कोला टाइप का बांधे रहता था। और जब चलता था, अब आप लोग सोचेंगे ये क्यों बांधे रहता था? इसके पीछे रीजन है। बांधे इसलिए रहता था ताकि अगर वो कहीं थूके ना तो जमीन न गंदी हो जाए। इससे अच्छा है कि वो अपने इसमें जो कोला बांधे, ऐसा मतलब ऐसी विचारधारा थी लोगों की कि अगर ये लोग थूक देते हैं पृथ्वी पर तो पृथ्वी गंदी हो जाएगी। गजब की बात है भाई, ऐसा प्रावधान बन। और तो और सुनिए, जहाँ जैसे मतलब चलते थे ना तो पीछे इनके वो झाड़ू बांध दिया जाता था। ऐसे चलते जाते थे झाड़ू बांधे रहते थे। इसके पीछे भी रीजन है। क्यों? ऐसा माना जाता था कि ये लोग जहाँ जहाँ चल देंगे, पृथ्वी पर जहाँ कदम रखेंगे वो पृथ्वी प्रदूषित हो जाएगी। देख रहे हैं, इतना अत्याचार किया गया कि मतलब जहाँ चलेंगे इनके पैर के निशान पड़ जाएंगे, उस पैर के निशान को दूषित माना जाता था। इसलिए झाड़ू बांध देते थे। चलते जाएंगे और पैर के पीछे से जो निशान है वो मिटता जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब सोचिए इतना किसी के साथ दुराचार हुआ। दक्षिण भारत में तो भी बहुत सारे कानून ऐसे बने थे कि वहाँ की जो SC ST महिलाएं हैं वो अपने स्तन को नहीं रख सकती थी। स्तन को ढकना है तो टैक्स देना पड़ता था। ऐसा कानून बनाया गया था। अब सोचिए, इसी में एक दक्षिण भारत की महिला थी, उसने कहा कि हम स्तन ढकेंगे, लेकिन उसके पास टैक्स नहीं था। तो राजाओं ने कहा कि नहीं, इससे टैक्स लिया जाए, अगर टैक्स नहीं लेंगे तो इसका स्तन खोल दिया जाए। तो महिला बोली नहीं, स्तन तो नहीं खोलेंगे, टैक्स भी नहीं देंगे। महिला जिद पर आ गई। तो राजा ने अपने नौकरों को 2-4 बार भेजा कि जाओ इससे टैक्स वसूल करके लाओ। महिला को एकदम प्रताड़ित कर दिया गया।
और अंततः एकदम प्रताड़ित कर दिया गया कि घर से भी नहीं निकल पा रही थी। तो राजा ने फिर से अपने नौकरों को भेजा, सोल्जर्स को भेज दिया कि जाओ टैक्स वसूल करके लाओ। लेकिन महिला तो बेचारी, भाई पैसा नहीं था, SC ST कैटेगरी के लोग थे, इतना पैसा हो नहीं पाता था कि अपनी जीविका चला पाएँ कि टैक्स देंगे। तो महिला कहे टैक्स तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम अपना आस्तन भी नहीं खोल के चल सकते हैं। तो महिला अंदर गई और चाकू लेकर अपना दोनों आस्तन काट के ला करके परोस दी, गई लो ले जाओ टैक्स। अब सोचो बेचारी, उसके बाद कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई होगी। तो ऐसा कानून बनाया गया है, पुराने समय में बना हुआ था। तो बताओ ये कितने पीछे हो गए होंगे ये लोग। इसीलिए इनके लिए स्पेशल प्रावधान बनाया गया। आर्टिकल नंबर 46 SC ST के लिए विशेष प्रावधान, समझ रहे हैं आप लोग, ताकि इन लोगों का भी उत्थान हो सके। हालांकि ये आर्टिकल नंबर 46 में रखा गया है, ये पावरफुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अगर कोई चीज़ रखी गई तो जरूरी नहीं कि वो लागू हो, ये तो लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है ना। इसीलिए अलग से ही कानून बनाया गया इनके लिए। आर्टिकल नंबर भाग 12 कह रहे हैं, आर्टिकल नंबर 244 या 45 के करीब में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो आर्टिकल नंबर 46 आप समझ गए हैं, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 47। इसमें क्या है? इसमें है पोषाहार को बढ़ावा, पोषाहार को बढ़ावा, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, नशीली दवा तथा शराब पर प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब होता है रोक लगाना। नशीली दवा तथा शराब पर प्रतिबंध, इसका मतलब इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार अपने राज्य को एकदम बेहतरीन राज्य बनाए, यहाँ पर पोषाहार को बढ़ावा दे। अभी इसी पोषाहार को बढ़ावा देने के चक्कर में एक जो नई व्यवस्था दिखती है आपको, मिड डे मील। मिड डे मील हिंदी में कहते हैं मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील। तो मिड डे मील का मतलब क्या होता है? मध्याह्न भोजन योजना। अब पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मिड डे मील का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? भाई बच्चा तो पढ़ के गया पोषाहार को बढ़ावा देना, नशीली दवा तथा शराब पर प्रतिबंध, मिड डे मील तो था ही नहीं, लेकिन आएगा इसी के अंतर्गत ना। देखते होंगे कि जो पहले तो पुराने समय में जो सरकारी स्कूल था, उस सरकारी स्कूल में बस पूरे हफ्ते खिचड़ी चलती थी। कभी कभार कोई अफसर आ जाते थे तो बढ़िया वाली खिचड़ी बनाते, ऐसा नहीं कि कुछ और बदल देते थे। तो पूरे हफ्ते खिचड़ी चलती रहती। आप देखते होंगे तो एकदम बढ़िया व्यवस्था, पूरा शेड्यूल बना होता है कि सोमवार को बनेगा खीर बनेगी, पूड़ी बनेगी, मतलब पूरा शेड्यूल बनाए रहते हैं कि नहीं। अच्छा भोजन दिया जाता है। तो अच्छा भोजन किसके तहत आएगा? मिड डे मील, समझ रहे हैं कि नहीं? मिड डे मील, पोषाहार को बढ़ावा देना, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। अब नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। आदमी कोई भी क्राइम करता है तो एक नशीली दवा का यूज जरूर करेगा। अब जैसे आप किसी की हत्या कर दें, किसी को मार दें, अब सोचो आप रात भर ऐसे डरते रहेंगे, मार दीजिए क्या होगा, हमको प्रेत बन के आके नहीं पकड़ लेगा, ये होगा वो होगा, एकदम रात भर सोचते रहेंगे। 2-4 रात तो आपको नींद ही नहीं आएगी। अगर आपने बाई चांस या गलती से किसी की हत्या कर दी, आप सो नहीं पाएंगे। लेकिन जो मर्डरर होते हैं, सोचिए वो कैसे सोते होंगे। क्या करते हैं? बस एक नशीली दवा लिए, खाए, आराम से ठोक दिए, उनको कोई दिक्कत नहीं। नशीली दवा लेने पर आदमी सब भूल जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो नशीली दवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया, एकदम एब्सोल्युटली। तो जैसे मतलब अगर आप कोई भी नशीला पदार्थ लें, जैसे भांग हो गया, चरस, गांजा, कोकीन, हेरोइन, कुछ भी, शराब, कुछ भी अगर आप लेते हैं तो आप याद किए, मतलब आपको पता रहेगा कि आप बोल क्या रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं सकते। मान लो आपने भांग पी लिया और भांग पीने के बाद आप सब कुछ बोलेंगे। आपसे कोई भी पूछेगा बताओ कितनी गर्लफ्रेंड है, बताओगे 2 है, एक से रात में बतियाते हैं, एक से दिन में बतियाते हैं, सारा का सारा एकदम पुर्जा निकाल देंगे। तो नशीली दवाएं भाई साहब बहुत खतरनाक होती है, इसलिए नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। इससे क्राइम को भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। भाई बताया ना मैंने आपको कि अगर कोई क्राइम करना है तो आदमी नशीली दवाओं का प्रयोग करता है। शराब पर प्रतिबंध, शराब पर भी प्रतिबंध लगाया गया कि शराब कोई नहीं पी सकता है, शराब बुरी चीज़ है, आओ इसे ख़त्म करें, एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। तो इनका मानना है शराब भाई खराब चीज़ है, इसको प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन मैंने क्या बताया, ये नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व लागू करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अब आप सोचिए, बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शराब पर कोई प्रतिबंध नहीं। आप देखे होंगे कोरोना काल में लोग बोरा भर भर के ले जाते थे शराब, क्योंकि कहा गया शराब बहुत, शराब देवता है, जिस तरीके पुराने समय में इसे सोम देवता कहा जाता था। ये अर्थव्यवस्था का आधार, ऐसा लोग बताए, क्या कि
कोरोना काल में सब कुछ बंद हो सकता है लेकिन शराब नहीं बंद हो सकती, और ऐसा हुआ वास्तव में, शराब नहीं बंद हुई थी, लोग झोरा लेकर लाइन लगाए हुए थे शराब के लिए। सोचिए, शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। हम तो योगी जी से कहेंगे भाई शराब पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाइए, क्योंकि आप योगी हैं, आप लोगों की पीड़ा समझ सकते हैं। तो शराब पर प्रतिबंध लगा दो, कुछ और निकालो। कोई ज़रूरी है कि शराब बेच करके पैसा कमाया जा सकता है? शराब पर प्रतिबंध लगाइए, जैसे बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। चोरी चुपके आप पी सकते हैं, लेकिन एकदम परसईदे नहीं पी सकते हैं, समझ आएंगे नहीं? तो शराब पर प्रतिबंध लगाना, ये सब करना राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये लागू करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, लागू करे या ना करे। जैसे बिहार में लागू किया गया है, उत्तर प्रदेश में नहीं लागू है। तो समझ रहे हैं कि नहीं? आर्टिकल नंबर 47, पोषाहार को बढ़ावा देना, नशीली दवा तथा शराब पर प्रतिबंध। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आर्टिकल नंबर 46 में क्या है? 46 में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल नंबर 47 में क्या है? पोषाहार को बढ़ावा देना, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध, और मिड डे मील तो जरूर याद रखना, पेपर बहुत अलग तरीके से पूछा जाता है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 48, आर्टिकल 48। अब देखिए इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, मतलब हमें दुधारू पशुओं की हत्या नहीं करनी। तब आप सोचेंगे सर जो दूध नहीं देते हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं मारना है, बाकी तो सबको मार देना। ऐसा नहीं है, स्पेशली मतलब ऐसा बोला गया है किसी भी पशु की हत्या नहीं करनी है। पशु की हत्या करना कौन सा अच्छा काम है? आर्टिकल नंबर 48, दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। अब स्पेशली इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए गौ हत्या पर प्रतिबंध किसमें लगा है? तो आप ऐसे समझ लीजिए, गौ हत्या, गाय दूध देती है कि नहीं? अब गाय दूध देती है तो दूध देने वाले जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो आप इसको समझ सकते हैं, इसी में उल्लेख किया गया है गौ हत्या पर प्रतिबंध। आर्टिकल नंबर 48, दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। ठीक है, बहुत ही आसान है। आर्टिकल नंबर 48, जो भी जानवर हैं हमें इनकी हत्या नहीं करनी। कोई गाय भैंस कुछ भी मार रहा है तो मारेगा तो भाई क्राइम कर रहा है कि नहीं? जानवर को आप मार रहे हैं, पर्यावरण गड़बड़ करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 48 में कहा गया है दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। दुधारू पशुओं की हत्या नहीं करनी है, मतलब किसी भी पशु की हत्या नहीं करनी है, स्पेशली बोला गया दुधारू पशुओं के लिए। अब देखो याद कैसे करेंगे, आपको याद करने का एक तरीका मैं बताता हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पर लिखा है 48, तो 48 को आप याद कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जानवरों से रिलेटेड बात है। ऐसे याद कीजिए कि ऐसे जानवर जो 4 लीटर दूध दे रहे हैं, पहले 4 लीटर दे रहे हैं, उसके बाद 4 से सीधा अपना दूध बढ़ा दिया 8 लीटर, 4 से 8 लीटर दूध देना शुरू कर दिए। अब बताइए क्या ऐसे जानवरों की हत्या करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 48 याद कैसे करेंगे? 4 से 8 लीटर दूध देने वाले जानवरों की हमें हत्या नहीं करनी है। तो 48 में क्या है? दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। एकदम आसान तरीके से समझ लीजिए, याद कैसे करेंगे? 48 तो 4 से 8 लीटर दूध देने वाले जानवरों की हमें हत्या नहीं करनी। अब आप लोग ये मत सोचना कि बस अब जो 4 से 8 लीटर दूध दे रहे हैं 2 लीटर वालों की हत्या कर दे, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है? तो 48 में क्या है? दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। इसके बाद इसमें एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 48, वन्य पर्यावरण एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए बहुत ज़्यादा जानवर हो जाएंगे तो हम उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? वन्य जीव अभ्यारण्य में ले जाएंगे। 48 का है ये, ठीक है? 48 का तो याद कैसे करेंगे? दुधारू पशुओं की हमें हत्या नहीं करनी है। भाई जब जानवरों की हत्या नहीं करेंगे जानवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब जानवर बढ़ गए तो इन्हें हम कहाँ ले जाएंगे? वन्य जीव अभ्यारण्य में। हालांकि देखिए अगर एक सरल भाषा में समझें तो जू 2 तरीके का होता है। जू का मतलब समझिए चिड़ियाघर, ठीक है? जू 2 तरीके का। एक जू तो ऐसा होता है जिसमें आप जाते हैं और जानवर वहाँ पर बेचारे पिंजरे में बंद होते हैं। जैसे आप कहीं गए हों, जैसे लखनऊ के चिड़ियाघर में अगर गए हों तो आप जाएंगे वहाँ पर देखेंगे कोबरा है बैठा हुआ ऐसे बेचारा, कुआई मारी कुछ नहीं, बेचारा क्या करे, आखिर उसको केज में डाल दिया गया है। शेर है ऐसे बैठा हुआ, दुखी है बेचारा, कुछ नहीं, दहाड़ वाड़ नहीं रहा, क्योंकि भाई शेर, जंगल का शेर अलग होता है, पिंजड़े का शेर अलग होता है। बेचारा शांत बैठा हुआ है, कोई
मान लीजिए जिराफ है बेचारा, इसे वो भी सब जितने जानवर हैं जंगल वाले, मतलब ये जू में रहने वाले बेचारे दुखी रहते हैं, उनको जंगल से हटा दिया गया होता है। और तो ये होता है एक जू, नॉर्मली जू जैसे हम लोग घूमने जाते हैं। लेकिन एक जू ऐसा होता है जिसे वन्य जीव अभयारण्य के तहत लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें जानवर जो होते हैं ना, मतलब बहुत बड़ा जू होता है, बहुत बड़ा, लगभग 10-15 किलोमीटर में फैला हुआ रहता है। और उसमें क्या होता है, उसमें जानवरों को एकदम छुट्टा छोड़ दिया गया होता है। सब शेर और चीता, बकरी में, मतलब जितने जानवर, भैंस, गाय, जो भी जानवर होते हैं, मतलब जंगल में रहने वाले या जो और जानवर होते हैं, सबको छोड़ दिया गया होता है। उसी में अपना रहते हैं और उनको जंगल वाली फीलिंग आ रही होती है, एकदम लगता है कि हाँ जंगल में है। और आदमी फिर वहाँ पर डिब्बे में बंद होकर जाता है। एक ट्रेन छोटी सी होती है या एक गाड़ी से होगी, उसमें बेचारा इसे बैठ के जाएगा, हाँ अच्छा ये शेर आया, शेर आके ऐसे चाट लेगा, कहेगा बाहर निकलो तो बताए तुम्हारा। तो वो वाला खतरनाक होता है, उसमें जानवरों को एकदम जंगल वाली फीलिंग आती है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर बहुत ज़्यादा जानवर हो जाएंगे तो हम उन्हें कहाँ लेकर जाके रखेंगे, वन्य जीव अभयारण्यों में रखेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। 48 में क्या है, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। याद कैसे करेंगे, 4 से 8 लीटर दूध देने वाले जानवरों की हत्या नहीं करनी है। 48 का, इसके बाद हमें वन्य जीव अभयारण्य में उन्हें ले जाके रखना है, पर्यावरण सुरक्षित होगा। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल 49। देखिए आर्टिकल नंबर 49 में क्या है, आर्टिकल नंबर 49 इसमें कहा गया है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, स्मारकों की सुरक्षा। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। हालांकि सब आर्टिकल याद करना जरूरी नहीं रहता, लेकिन मेरा मानना है कि एटलीस्ट कम से कम आप 110-120 तक आर्टिकल तो लाइन से याद कर लीजिए। तो किसी को भी आर्टिकल मैं यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। आर्टिकल नंबर 49, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, इसमें लिखा गया आर्टिकल 49 को थोड़ा सा ऐसे पढ़ना है। 49 उन राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करनी है, 49 उन राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करनी है जो हमारे देश में है, जैसे लाल किला, ताजमहल, ये सब राष्ट्रीय स्मारक हैं कि नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेदारी है कि इसकी सुरक्षा करें वो, समझ रहे हैं कि नहीं। आर्टिकल नंबर 49 उन राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करनी है जो हमारे देश में। याद कैसे करेंगे, 49 को पढ़ते उन अपने आप लगा देना। 49 उन राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करनी है जो हमारे देश में अवस्थित हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। आर्टिकल 49 उन राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या है, देखिए आर्टिकल नंबर 50 में बोला गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, आर्टिकल नंबर 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। पृथक्करण का मतलब होता है अलगाव। तो या तो ऐसे करेंगे, आर्टिकल नंबर 50 में क्या है, 50-50 हो गया, किसका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या हो गया है, 50-50 हो गया, अलगाव हो गया है, पृथक्करण हो गया है, समझ रहे हैं कि नहीं। आर्टिकल नंबर 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अब आपको समझना पड़ेगा कि कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। मैंने पहले ही बताया है, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं क्योंकि बोर्ड में जगह बहुत ज़्यादा है नहीं। देखिए कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका। तो आपने देखा होगा कि कानून अगर किसी देश में कानून बनाना, जैसे हमारे देश में कानून बनाना, पूरे देश भर में कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, संसद भवन के पास होती है। तो संसद का काम क्या है, देश के लिए कानून बनाना। संसद भवन में कौन बैठते हैं, सांसद लोग बैठते हैं। हमारे यहाँ जो संसद भवन है उसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों में रहने वाले को, लोकसभा में रहने वाले को लोकसभा सांसद कहा जाता है, राज्यसभा में रहने वाले को राज्यसभा सांसद कहा जाता है। तो जो लोग मिल के कानून बनाते हैं, जैसे कोई कानून बनता होगा तो लोकसभा से जाके पारित होता होगा, उसमें सांसद लोग बैठते हैं, राज्यसभा से भी पारित होगा, उसमें भी सांसद बैठते होंगे। तो जो सांसद बैठे हुए हैं, यही सांसद तो मिल के कानून बनाते हैं कि नहीं। तो जो लोग कानून बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं या व्यवस्थापिका कहते हैं। जैसे इधर मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा सा, यह है लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ पर रहने वाले जो सांसद लोग हैं यही तो कानून बनाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं, विधायिका। क्योंकि विधि बनाने का काम, मतलब कानून बनाने का काम
इन्हीं लोगों का होता है। तो ये हो गया विधायिका या व्यवस्थापिका भी कहते हैं। और यहाँ से कुछ लोग मंत्री बनते हैं, लोकसभा से मंत्री बन गए, राज्यसभा, लेकिन अधिकांश बनते हैं लोकसभा से, तो यहाँ से बन गए मंत्री। ठीक है, अब मंत्रियों की भी कई कैटेगरी होती है, जैसे कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तो इन कई मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों को सहायता देने के लिए होते हैं सचिव। ठीक है, अब इनको इनकी सहायता के लिए होते हैं कुछ ऑफिसर्स, और अफसर की सहायता करने के लिए होते हैं एम्प्लॉय। इसी में आपका होता है ये जो प्रशासन होता है, प्रशासन, ये सारे के सारे लोग मिल करके निर्माण करते हैं किस चीज का, कार्यपालिका का। किसका, कार्यपालिका। और कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू कराना। कानून बनाने का काम किसका था, संसद भवन मतलब व्यवस्थापिका का था, लेकिन कानून को लागू कराने का काम इन लोगों का है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गया क्या, कार्यपालिका। अब न्यायपालिका क्या होती है, जो न्याय करती है, कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब के सब जो कोर्ट हैं, कोर्ट किसके तहत आते हैं, न्यायपालिका के तहत आते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। देखो एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो लोकसभा में सांसद था या राज्यसभा में सांसद था, उसको हम विधायिका का भी अंग कह सकते थे कि नहीं, क्योंकि भाई सांसद लोग ही कानून बनाते हैं, और जो कानून बनाते हैं उन्हें हम विधायिका कहते हैं। और यहीं से कुछ लोग मंत्री बन गए, और मंत्री बन के किस में आ गए, कार्यपालिका में भी आ गए। मतलब यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि हम संसद भवन में चले गए और संसद भवन से सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाए, तो ना भैया, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका को एकदम पृथक रखा गया है, एकदम अलग रखा गया है, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में कोई किसी भी प्रकार का लेना देना है, कोई समझौता है, कुछ नहीं है। इनके बीच में बिल्कुल अलगाव है, एकदम पृथक्करण है। तो 50-50 में क्या याद करेंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका का 50-50 हो गया। कहते नहीं 50-50 कर लिए, आधा आधा कर लेना, तो 50-50 हो जाना। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, अलगाव। समझ गए कि नहीं। आर्टिकल नंबर 50 में क्या है, आर्टिकल नंबर 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। आर्टिकल नंबर 46 SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल नंबर 47 पोषाहार को बढ़ावा देना, नशीली दवा तथा शराब पर प्रतिबंध। इसी में मिड डे मील भी आता है। 48 मैंने क्या बताया, 4 से 8 लीटर दूध देने वाले जानवरों की हत्या नहीं करनी है। दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। और आपसे पूछ ले, बताओ गौ हत्या पर प्रतिबंध, तो गौ हत्या, भाई गौ हत्या इसी में तो आएगा ना। अगला आर्टिकल नंबर 48 का पर्यावरण एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। जब बहुत ज्यादा जानवर हो गए तो इन्हें कहाँ ले जाके रख देंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य में रख देंगे। आर्टिकल नंबर 49 मतलब 49, तो 49 को मैंने कैसे बोला, उन राष्ट्रीय स्मारकों की हमें क्या करनी है, सुरक्षा करनी है जो हमारे देश में है। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। और 50 मतलब 50, तो 50-50 कर दिया गया है किसका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। मतलब कार्यपालिका का कोई मेंबर, अगर कोई मंत्री है तो ये नहीं कि वो जज बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। जज बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। समझ गए कि नहीं। तो 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और अब बचता है एक आर्टिकल, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आर्टिकल नंबर 51 देखते हैं। चलिए आर्टिकल नंबर 51 में क्या है भाई, 51 में बोला गया है, आर्टिकल नंबर 51, इसमें कहा गया है अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, संधि व समझौते, संधि व समझौते। ठीक है। आर्टिकल नंबर 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति, संधि व समझौते। अब देखो याद कैसे करेंगे, याद करना बहुत आसान है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, 1 मिनट में याद हो जाएगा। जैसे आप सुनते होंगे कि कुछ लोग बताते रहे हमारे घर में बहुत काया कलेश चल रहा है, बहुत अशांति फैली हुई है, तो कुछ लोग उनको सलाह देंगे, ऐसा है पंडित जी को बुलाइए, पूजा पाठ करवाइए, और पूजा पाठ करवा दीजिए, आपके घर की शांति बरकरार हो जाएगी। कहेंगे अच्छा ऐसा काम, तो पंडित जी को बुलाते हैं, और पंडित जी को बुलाए, पूजा वूजा करा लिए, पूजा वूजा कराने के बाद अब शांति आ गई घर में। लेकिन जाते जाते अब पंडित जी को हमें दक्षिणा भी देना है, कितना रुपया देना है, 51 रुपया देना है। तो ऐसे याद करना है कि 51 रुपया दे करके हम क्या करा लेंगे,
शांति करा लेंगे। क्या करा लेंगे? शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, वो भी छोटी मोटी शांति नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति करा लेना। तो 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति संधि व समझौते। समझ गए कि नहीं? 51 याद कैसे करेंगे? 51 रुपया देकर हमें क्या कराना है? अंतर्राष्ट्रीय शांति कराना है, संधि व समझौते, ठीक है। और 50 में क्या मतलब? 50-50। किसका 50-50? कार्यपालिका और न्यायपालिका का। कोर्ट एकदम अलग है, न्यायपालिका कोर्ट का है, न्यायपालिका और कार्यपालिका एकदम अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है। 36 का आंकड़ा है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो 36 का आंकड़ा है, आप सुनेंगे 36 का आंकड़ा है, लेकिन आप जानते नहीं कि 36 का आंकड़ा का मतलब क्या होता है। हिंदी में 36 कुछ ऐसे लिखा जाता है। देखो ये इससे घुसिया गया है, कह रहा है तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे, वो कह रहा है हम तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। ये है 36 का आंकड़ा, समझ गए कि नहीं? इसलिए बोला जाता है कि इनके बीच में 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे की ओर देखना नहीं चाहते हैं। देखो न ये इसकी तरफ देख रहा है, न इसकी तरफ देख रहा है, तो ये क्या है? 36 का आंकड़ा है इनके बीच में। तो 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण। इसके बाद मैंने आपको 49 पढ़ाया। 49 में क्या था? उन राष्ट्रीय स्मारकों की हमें सुरक्षा करनी है जो हमारे देश में। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरा। आर्टिकल नंबर 36 से कर लेते हैं ना, एकदम शुरुआत से। आर्टिकल नंबर 36 मैंने क्या बताया था कि 28 राज्य और 8 यूटी मिल करके टोटल 36 हो गए। तो हम मान लेते हैं टोटल 36 राज्य, ठीक है। हालांकि है 28 राज्य, लेकिन टोटल मान लेते हैं। तो इसमें राज्य की परिभाषा, इसके बाद आर्टिकल नंबर 37 एकदम ढिलाई दिया था, कहा कि देखो ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। उसके बाद 38 मैंने क्या बोला था? 38 आड़ा का साउंड आ रहा है ना, तो आड़ा का साउंड किस में आता है? कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसके बाद 39 मैंने बोला कि ये 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य हेतु समान वेतन, वो भी किसमें? महिला पुरुष में। इसके बाद 39 का मैंने आपको पढ़ाया कि समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान। इसको भी याद करके रखो, पेपर में आजकल यही से पूछा रहा है। उसके बाद 40 मैंने तो आपको बोला था एकदम रट्टा मार के याद रखना। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। चलो बता ही दो, ग्राम पंचायतों का गठन बताइए। ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बताइए जल्दी से। राजस्थान, बहुत सही, राजस्थान। इसमें 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसे संवैधानिकता का दर्जा बाद में दे दिया गया और कंपलसरी कर दिया गया कि भारत में जहाँ जहाँ गांव हैं, हर गांव में ग्राम पंचायत की व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। समझ गए कि नहीं? अगला देखिए, बताइए ग्राम पंचायत व्यवस्था किसके स्तुति में जोड़ी गई थी? बहुत सही, MK गांधी, महात्मा गांधी। अगला 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। मैंने क्या बताया था याद करने का तरीका? 4 में से 1 दे दिए मतलब कुछ दे दिए, तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। इसके बाद आपका था 42 में क्या था? प्रसूति सहायता। याद कैसे कराए थे? 4 नहीं बल्कि 2 बच्चा पैदा करने पर प्रसूति सहायता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? प्रसूति सहायता। इसके बाद 43 में क्या था? कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब एटलीस्ट इतना पैसा दे दिया जाए कि वो अपना जीवन यापन कर सके। फिर 43 के काम में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, इसके बाद मैंने आपको 43 का बताया। इसमें क्या है? सहकारिता। इसको किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको किस संविधान संशोधन द्वारा? 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, कंटिन्यू याद किए रहिएगा। अगला 44 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे याद कराया था मैंने? 4 और 4 दोनों समान है कि नहीं? समान से याद कर लो। समान सिविल संहिता। क्या होगा? समान सिविल संहिता। बताइए, समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा। लेकिन अब कौन सा राज्य लागू करने के लिए प्रस्ताव जारी किया है? अब उत्तराखंड ने जारी किया हुआ। देखिए क्या होता है आगे। तो 45 में क्या था? समान सिविल संहिता। उसके बाद 45 में क्या था? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, शिक्षा का अधिकार। हालांकि इसे कहाँ रख दिया गया? इसे पावरफुल बना दिया गया। इसे रख दिया गया है आर्टिकल नंबर 21 के काम में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। समझ गए कि नहीं? और अब शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार बन गया है? मूल अधिकार बन गया है। कैसा अधिकार? मूल। उसके बाद मैंने आपको अभी 46 बताया। 46 में क्या है? SC ST के लिए विशेष प्रावधान। 47 में क्या है? पोषाहार, नशीली दवाएं और इन सब पर प्रतिबंध। पोषाहार पर प्रतिबंध नहीं तो सोचो पोषाहार पर ही प्रतिबंध।
48 में मैंने क्या बताया, 4 से 8 लीटर दूध देने वाले दुधारू पशुओं की हम हत्या नहीं करेंगे। उसके बाद 48 का मैंने बताया कि पर्यावरण वन्य जीव अभ्यारण्य। 49 मैंने आपको बताया कि उन राष्ट्रीय स्मारकों की हमें सुरक्षा करनी है जो हमारे देश में है। अगला है 50, 50 मतलब 50-50 किसके बीच में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में 50-50 है, मतलब अलगाव, पृथककरण। और लास्ट वाला 51, 51 मैंने कैसे बताया, 51 रुपया देकर हमें क्या करा लेना है, अंतरराष्ट्रीय शांति संधि व समझौते। तो ये भाग 4 हो गया समाप्त। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा भाग नंबर 5। समझ गए कि नहीं? अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल आप इसे YouTube पर देख सकते हैं, लाइक करवा दीजिएगा। समझ गए कि नहीं? चलिए।